नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान के उस महत्वपूर्ण शासक के बारे में जानकारी दूंगा जिसका नेतृत्व लगभग पूरा हिंदुस्तान मानता था अपनी नेतृत्व क्षमता से, जिसने पूरे भारत को प्रभावित किया था, जिसने अपने साहस से, अपनी तलवार के बल पर मुगलों को देश से बाहर निकालने का प्रण किया था, जिसने शायद दिल्ली की गद्दी पर बैठने का स्वप्न देखा था, जिसने कमजोर होती हुई दिल्ली सल्तनत का पूरा फायदा उठाने का प्रयास किया था। और ऐसे ही महान शासकों की परंपरा में मेवाड़ के महाराणा सांगा का नाम आता है। परंतु महाराणा सांगा के बारे में मैं आपको जानकारी दूं, उससे पहले मैं आपको मेवाड़ के उस इतिहास के बारे में जरूर बताना चाहूँगा कि किसी भी राजवंश में अच्छे, योग्य और अयोग्य दोनों ही शासक होते हैं। कुंभा के बारे में मैं आपको बहुत कुछ बता चुका हूँ। मैं आपको ये बता चुका हूँ कि एक विजेता के रूप में, एक योग्य शासक के रूप में निश्चित रूप से कुंभा ने मेवाड़ को एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मारवा और गुजरात के शासकों को अपनी सीमाओं में रहने के लिए उन्होंने बाध्य किया था। सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी उनकी उपलब्धियां कम महत्वपूर्ण नहीं थीं, परंतु इतने योग्य शासक की हत्या कर दी गई थी। 1433 से लेकर 1468 तक का पीरियड महाराणा कुंभा का माना जाता है। बहुत लंबी आयु थी कुंभा की। 1468 में उन्हीं के एक पुत्र उदा ने, जो इतिहास में उदय सिंह के नाम से जाने जाते हैं, इस योग्य शासक की हत्या कर दी और उदा या उदय सिंह कुंभा के स्थान पर मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। पितृहंता थे उदा, इसलिए मेवाड़ के बहुत से सामंत इनको अपना शासक मानने के लिए तैयार नहीं थे। उदा का विरोध हुआ। मेवाड़ी सामंत उनको अपना शासक मानने को तैयार नहीं हुए। मेवाड़ी सामंतों ने ये निश्चय किया कि कुंभा के एक दूसरे पुत्र रायमल को मेवाड़ आमंत्रित किया जाए, उनको गद्दी पर बैठाया जाए, और रायमल जो कि अपने ससुराल ईडर में थे, उनको मेवाड़ आमंत्रित किया गया और उनसे कहा गया कि वो गद्दी पर बैठे। गद्दी पर उदा बैठ चुके थे। निश्चित रूप से रायमल को गद्दी प्राप्त करने के लिए अब संघर्ष करना था। मेवाड़ी सामंतों का जैसे ही उनको निमंत्रण मिला, रायमल मेवाड़ की ओर रवाना हुए और जावर के पास रायमल और उदा के बीच युद्ध हुआ, और जिसमें उदा पराजित हुए। हरविलास सायदा राजस्थान इतिहास के बहुत बड़े इतिहासकार हैं। उन्होंने लिखा है कि उदा ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, अपने प्रभाव को और मजबूत करने के लिए सिरोही और मारवाड़ के शासकों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया था, और उन्होंने इस बात की कोशिश की थी कि सिरोही के देवड़ा अगर आबू ले लेते हैं और राव जोधा जो जोधपुर के हैं वो अगर अजमेर लेते हैं तो उनको कोई आपत्ति नहीं होगी। उन दोनों शासकों ने आबू, जो सिरोही के देवड़ा थे, उन्होंने आबू का प्रदेश ले लिया। राव जोधा ने अजमेर का प्रदेश ले लिया, परंतु उदा ने ये दोनों प्रदेश वापस मेवाड़ में मिलाने का कोई प्रयास नहीं किया। संभवतः इन दोनों शासकों को वो नाराज नहीं करना चाहते थे। शायद उनको ऐसा लगता होगा कि इन दोनों शासकों की मदद से वो अपनी गद्दी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके बाद राव जोधा सामर को, अजमेर तो राव जोधा ने ले लिया था, उसके बाद उन्होंने सामर का प्रदेश भी जीत लिया था, और उदा ने सामर के प्रदेश को भी वापस उदा नहीं ले पाए थे। और उदा की इस नीति से मेवाड़ के सामंत और नाराज हो गए थे, क्योंकि मेवाड़ की सीमाएं उदा के शासनकाल में लगातार कमजोर हो रही थीं, और उदा अपनी सीमाओं को वापस लेने का कोई प्रयास नहीं कर रहे थे। और इसी बात से मेवाड़ी सामंत रायमल के पक्ष में और एकत्र हो गए। उन्होंने रायमल को पूरी सहायता देने की कोशिश की, और
1473 में एक युद्ध में रायमल ने उदा को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। उदा पराजित हुए और वो भाग के मांडू चले गए, मालवा चले गए। वहाँ के मुस्लिम शासक से उन्होंने मेवाड़ की गद्दी को पुनः प्राप्त करने का अनुरोध किया और कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह भी मांडू के शासक से करने का प्रस्ताव किया था, परंतु इसी बीच बिजली गिरने से उदा की मृत्यु हो गई और मेवाड़ के जो शत्रु थे उदा, या फिर कहना चाहिए कि रायमल के जो शत्रु थे उदा, वो एक प्राकृतिक मौत का अपने आप शिकार बन गए। परंतु उदा की मृत्यु के बाद भी जो मालवा का सुल्तान था उसने हिम्मत नहीं हारी थी। उसने उदा के पुत्रों को मेवाड़ की गद्दी दिलवाने का प्रयास किया था। इसके लिए उसने उदा के पुत्रों को वापस मेवाड़ दिलवाने के लिए उसने चित्तौड़ का घेरा डाला था, परंतु जो रायमल थे उन्होंने उसका मुकाबला किया था और वापस इस मुस्लिम सुल्तान को मांडू लौटने के लिए विवश कर दिया था। रायमल, अगर हम ये कहें कि उदा ने कितने वर्ष शासन किया था, तो मैं ये कहूँगा तो कि 1468 से लेके 1473 का जो पीरियड है, करीबन 4-4.5 साल का पीरियड रहा होगा, तो या 5 साल का पीरियड कालावधि रही होगी। इस 5 साल में मेवाड़ में लगातार रायमल उदा की भी संघर्ष होता रहा। कभी रायमल को सफलता मिल जाती थी, परंतु उदा भी अपना वर्चस्व कायम रख पाने में सफल है। तो ये 5 साल तक का जो की जो अवधि है वो मेवाड़ में काफ़ी उथल पुथल भरी रही थी। उदा और रायमल के संघर्ष ने निश्चित रूप से मेवाड़ को कमजोर किया होगा, परंतु ये सौभाग्य था कि दिल्ली पर कोई मजबूत शासक नहीं था जो मेवाड़ की इस कमजोरी का फायदा उठा पाता। मेवाड़ अपना अस्तित्व, अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम रखने में कामयाब हुआ था और 1473 में उदा के स्थान पर रायमल गद्दी पे बैठे हैं और 1473 से लेकर 1509 तक का जो काल है वो मेवाड़ के इतिहास में रायमल का शासनकाल कहा जाता है। मेवाड़ी इतिहास की अगर मैं बात कहूँ तो ये काल ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि मेवाड़ ने इस अवधि में या रायमल ने इस अवधि में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मेवाड़ को कोई यश प्राप्त हुआ हो। उनमें शूरवीरता की कमी थी, वीरता की कमी थी, कूटनीति का उनमें अभाव था और मेवाड़ के अधीनस्थ प्रदेश जो थे वो कई ऐसे अधीनस्थ प्रदेश थे जो रायमल के शासनकाल में उनके हाथ से निकल चुके थे। उन्होंने आबू, अजमेर का तारागढ़, सामर लेने का कोई प्रयास नहीं किया, यानी कि जो उदा के शासनकाल में जो प्रदेश उनके हाथ से निकले थे, मेवाड़ की सीमाओं से जो निकल चुके थे, रायमल को उन प्रदेशों को वापस लेने का प्रयास करना चाहिए था, परंतु उन्होंने इन प्रदेशों को वापस नहीं लिया। ये एक बहुत बड़ी उनकी भूल थी। इसके अलावा उनके शासनकाल में मालवा के शासक का आक्रमण हुआ और मालवा के इस शासक ने रणथंभौर का, टोडा का, बूंदी का प्रदेश मेवाड़ से छीन लिया। रणथंभौर बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश था मेवाड़ का, परंतु मालवा के सुल्तान ने ये प्रदेश छीन लिया। टोडा का प्रदेश भी छीन लिया गया था और बूंदी को भी उसने जीत लिया था। इसके अलावा मालवा के शासक ने चाकसू, सीकर, नरैना, सांभर, आमेर, अजमेर के प्रदेशों को भी उसने जीत लिया। एक बहुत बड़ा प्रदेश अगर मैं कहूँ कि रणथंभौर, टोडा, बूंदी, चाकसू, सीकर, नरैना, सांभर, आमेर, अजमेर, ये इतना बड़ा प्रदेश था जो कि मेवाड़ के हाथ से निकल गया था और ये प्रदेश मेवाड़ के शत्रु मालवा के हाथ में चला गया था। रायमल इन प्रदेशों को वापस लेने में असमर्थ हुए थे और मालवा के सुल्तान की हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि 1503 के अंदर मालदेव ने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया था, परंतु वो चित्तौड़ को तो नहीं ले पाया था, परंतु एक दुस्साहस मैं कहूँगा कि जो मेवाड़ अजय था उसके ऊपर आक्रमण करने की हिम्मत इस सुल्तान ने की थी। जिस सुल्तान के पूर्वज कुंभा से पराजित हो चुके थे, वो सुल्तान अब इतना दुस्साहस कर बैठा था कि वो मेवाड़ के किले के ऊपर, चित्तौड़ के किले के ऊपर वो आक्रमण करने की हिम्मत जुटा सका था।
मैंने अभी आपको बताया था कि इस सुल्तान ने टोडा का इलाका जीत लिया था। टोडा राव सुल्तान नामक एक हिंदू राजा के पास था। वो भाग के मेवाड़ के दरबार में आ गए थे और उनकी एक पुत्री थी कि वो अपनी पुत्री, जिसका नाम तारा हमको मिलता है, अपनी पुत्री का विवाह उस व्यक्ति के साथ करेंगे जो उनको वापस टोडा जीत के दे देगा। शर्त थी राव सुल्तान टोडा की कि अपनी बेटी तारा का विवाह उस व्यक्ति के साथ करेंगे, उस राजा के साथ करेंगे जो उनका प्रदेश उनको वापस दिलवाएगा। वो तारा इतनी सुंदर थी कि रायमल के एक पुत्र ने उस पुत्री के साथ अभद्रता की थी, शादी करने की जबरदस्ती की थी, परंतु राव सुल्तान ने उस पुत्र की हत्या कर दी थी। उसके बाद मेवाड़ के शासक रायमल के बड़े पुत्र पृथ्वीराज ने टोडा का इलाका जीत लिया था और टोडा का इलाका जीत के राव सुल्तान को सौंप दिया था और राव सुल्तान ने अपनी बेटी तारा की शादी ये पृथ्वीराज के साथ कर दी थी। ये पृथ्वीराज रायमल के सबसे बड़े बेटे थे, वीर थे, साहसी थे, कोई शक नहीं। ये बात दूसरी है कि उनको राज्य प्राप्त नहीं हुआ। इतिहास में बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती थी। जयमल की हत्या कर दी गई थी, यानी कि जो रायमल के था कि एक बेटे जयमल की हत्या हो गई थी। पृथ्वीराज ने टोडा को जीत के वापस राव सुल्तान को दिया था और जब टोडा हाथ से निकल गया था सुल्तान के हाथ, तो क्रोधित सुल्तान ने मेवाड़ के और प्रदेशों पर चाकसू के द्वारा आक्रमण किया था। नैराना जैसे बहुत से प्रदेश उन्होंने जीतने की कोशिश की थी और अजमेर को भी न जीत लिया था, हालांकि बाद में अजमेर को दोबारा जीत लिया गया। तो ये सारी घटनाएं रायमल के शासनकाल में हुई थी। कुल मिला के रायमल का शासन एक कमज़ोर शासन था, वो अपनी सीमाओं को वापस नहीं ले पाए थे। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि जो उनके शासनकाल में जो उनके पुत्र थे उन्होंने कुछ प्रदेश लेने की जरूर कोशिश की थी और उनमें उनको सफलता भी प्राप्त हो गई थी। अब आइए इन रायमल के परिवार का हम जिक्र कर लें, क्योंकि परिवार के जिक्र किए बिना हम सांगा के व्यक्तित्व को अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे। रायमल के 11 रानियां थीं। उन 11 रानियों से 13 पुत्र हुए थे और 2 पुत्रियां हुई थीं। दोबारा सुन लीजिए, रायमल के 11 रानियां थीं। इन 11 रानियों से 13 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थीं। रायमल के सबसे बड़े पुत्र का नाम था पृथ्वीराज। रायमल के सबसे बड़े पुत्र का नाम था पृथ्वीराज और जयमल रायमल के नंबर 2 के पुत्र थे। नंबर 3 के पुत्र सांगा थे। दोबारा सुन लीजिए, इतिहास में भाग्य कैसे बदलता है। सांगा रायमल के तीसरे नंबर के पुत्र हैं। नंबर 1 के पुत्र जो हैं वो पृथ्वीराज हैं, जिनकी शादी मैंने जैसे कि अभी बताया था तारा के साथ हुई थी, जो कि टोडा की राजकुमारी थी। नंबर 2 के पुत्र जयमल थे, जिनकी हत्या टोडा के राव सुल्तान ने कर दी थी, क्योंकि वो तारा के साथ बदसलूकी उन्होंने की थी। नंबर तीसरा नंबर आता है महाराज सांगा का। उत्तराधिकार में उनका कोई नंबर नहीं था, नंबर 3 के उत्तराधिकारी थे। इसलिए ये तीनों खास भाई थे, यानी कि पृथ्वीराज और सांगा खास भाई थे और जो जयमल थे वो दूसरी रानी के थे। रायमल अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकारी का फैसला नहीं कर पाए थे और जिसका परिणाम भी हुआ था कि उनके जो महत्वाकांक्षी पुत्र थे, उनके चचेरे भाई थे, उनके और जो भाई थे वो आपस में वैमनस्य रखने लगे थे और गद्दी प्राप्त करने की वो इच्छा रखने लगे थे। रायमल ने कुंभलगढ़ के दुर्ग की व्यवस्था का भार
पृथ्वीराज को सौंप दिया था। सौंपना भी चाहिए थे क्योंकि सबसे बड़े बेटे थे, परंतु पृथ्वीराज को जैसे ही कुंभलगढ़ के दुर्ग का चार्ज सौंपा था वैसे ही उनके जो और बेटे थे उनमें वैमनस्य और बढ़ गया था। उनको ये लगा था कि राज्य कहीं पृथ्वीराज के पास न चला जाए। हालांकि कानूनी रूप से बड़े पुत्र होने के नाते राज्य पर स्वाभाविक जो अधिकार था वो पृथ्वीराज का ही बनता था। सांगा रायमल के तीसरे पुत्र थे और मेवाड़ की गद्दी पर बैठने का उनका भी स्वप्न था। लेकिन रायमल के जो दो और पुत्र थे यानी कि पृथ्वीराज और जयमल का दावा गद्दी पर बैठने पर ज़्यादा स्ट्रांग था, ज़्यादा शक्तिशाली था, मजबूत था। रायमल के एक चाचा भी थे सारंगदेव, वो भी मेवाड़ की गद्दी के उम्मीदवार थे। सारंगदेव भी मेवाड़ की गद्दी के उम्मीदवार थे। और खुंबा के एक भाई और थे, खुंबा के एक भाई खेमकरण, वो भी मेवाड़ की गद्दी के दावेदार थे। यानी कि वो भी ये चाहते थे कि मेवाड़ की गद्दी उनको मिल जाए। ऐसी स्थिति में मैं कहूँ मेवाड़ की उस गद्दी के जो रायमल के पास थी उसके कितने उत्तराधिकारी थे? रायमल के तीनों पुत्र कौन कौन थे? पृथ्वीराज थे, जयमल थे, सांगा थे, सारंगदेव थे और खेमकर्ण के पुत्र सूरजमल भी उस गद्दी के दावेदार हुआ करते थे। और इतने दावेदारों के बीच अब मेवाड़ की गद्दी का फैसला होना था। कौन गद्दी में बैठेगा ये कोई निश्चित नहीं था। इसी बीच हरविलास शारदा और गौरीशंकर ओझा ने एक कहानी का जिक्र किया है। मैं कहानी शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने एक जनश्रुति का उल्लेख किया है। वो कितनी सच है कितनी झूठ है इस बारे में कोई निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता कि एक दिन पृथ्वीराज, जयमल और सांगा अपने चाचा सारंगदेव के साथ एक ज्योतिषी के पास गए थे कि और ज्योतिषी से वो ये जानना चाहते थे कि मेवाड़ की गद्दी पे कौन बैठेगा, मेवाड़ का भविष्य क्या होगा, इन राजकुमारों का भविष्य क्या होगा। ये जानने के लिए वो एक ज्योतिषी के पहुंचे थे। और ज्योतिषियों ने जनपत्रियों को देखने के बाद ये बताया था कि मेवाड़ की गद्दी सांगा के पास जाएगी। सांगा के पक्ष में राजयोग प्रबल है। और जैसे ही पृथ्वीराज ने ये सुना कि राजयोग सांगा के पक्ष में है, उनके छोटे भाई के पक्ष में है, उन्होंने तलवार निकाल के सांगा के ऊपर आक्रमण किया था। सांगा तो बच गए थे, परंतु ये आक्रमण उनकी एक आंख चली गई थी। एक आंख चली गई थी सांगा की इन भाइयों के झगड़ों में। सारंगदेव ने सांगा को बचा लिया था। सारंगदेव ने इन भाइयों को समझाया भी था कि गद्दी के लिए ज्योतिषी की भविष्यवाणी के आधार पर आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। उन्होंने सारंगदेव ने इन भाइयों में मेल कराने का भी प्रयास किया था। उसके बाद वो एक और ज्योतिषी के पास गए। किसी ने उनको बताया कि एक भीमल गांव की एक पुजारिन है जो कि सच सच बताती है, भविष्य के बारे में वो जानती है। वो सभी लोग भीमल गांव पहुँचे। उस समय वो जो ज्योतिषी थी, महिला ज्योतिषी थी, वो वहाँ पर नहीं थी। जब वो ज्योतिषी आई, वो पुजारन आई, तो उन्होंने अपना भविष्य जानने की इच्छा व्यक्त की। पुजारन ने भी जो भविष्यवाणी की वो भी यही थी जो पहले वाली भविष्यवाणी की कि सांगा के पक्ष में उन्होंने राजयोग बताया। तीनों भाइयों ने जब ये सुना, जब दोनों भाइयों ने जब ये सुना कि सांगा ही शासक बनेंगे, दोबारा सांगा के ऊपर आक्रमण वो करते हैं। तीनों भाइयों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। सारंगदेव ने पुनः सांगा को बचाया और सांगा वहाँ से भाग गए। सांगा के भाई जयमल ने सांगा का पीछा किया और पीछा करते वो सेवंतरी गांव में पहुंच गए। इस गांव में राठौड़ बीदा ने सांगा को शरण दी थी। राव बीदा ने सांगा को अपने यहाँ शरण दी थी, लेकिन राव बीदा या राठौड़ बीदा जयमल के हाथों मारे गए थे। जयमल ने, रायमल के इस बेटे ने बीदा को मार दिया था और सांगा इसके बाद वहाँ से भी भाग गए थे। गौड़वाड़ा होते हुए वो अजमेर पहुँचे थे, जहाँ करमचंद परमार ने उनको अपने यहाँ शरण दी थी, आश्रय दिया था। और कई दिनों तक सांगा करमचंद परमार के यहाँ रहे थे। वहीं उन्होंने अपना बहुत सा समय अज्ञातवास में बिताया था। मेवाड़ के रायमल को ये इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनका तीसरे नंबर का जो पुत्र है वो कहाँ है। मेवाड़ जो ये कहानियाँ कहाँ तक सच हैं, कितनी सच हैं, कहा नहीं जा सकता। तो इतना निश्चित है कि सांगा नंबर 3 के उत्तराधिकारी थे। उनका दावा उतना सशक्त नहीं था जितना कि उनके बड़े भाई पृथ्वीराज और जयमल का था,
परंतु वक्त अपने आप ही कुछ और कहानी गढ़ता है। कुछ बातें वक्त के घर में होती हैं जिनकी जानकारी व्यक्ति को नहीं होती, और वक्त ने धीरे धीरे सांगा के जो और प्रतिद्वंदी थे उनको अपने आप उनके रास्ते से हटा दिया। पृथ्वीराज भी युद्ध में मारे गए, जयमल की भी हत्या कर दी गई, और इस तरह जयमल और जो पृथ्वीराज थे वो दोनों ही उनके रास्ते से हट गए। दूसरे शब्दों में कहूँ कि अज्ञातवास में रहते हुए सांगा को इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि उनको गद्दी मिलेगी, क्योंकि वो अपनी जान छिपाने के लिए छिपे हुए थे। उनको अपनी जान की बड़ी थी, गद्दी की तो शायद उन्होंने उस समय कल्पना नहीं की थी, परंतु परिस्थितियाँ वक्त उनके अनुकूल होता चला गया। और जैसे मैंने आपको बताया थी, राव सुल्तान जो टोडा के शासक थे, उनके हाथों जयमल मारे गए थे, और सिरोही से लौटते समय रास्ते में विषैले लड्डू खाते हुए पृथ्वीराज, जो कि रायमल के सबसे बड़े बेटे थे, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। और अपनी मृत्यु से पहले पृथ्वीराज ने सारंगदेव, जो उनके चाचा थे, उनकी भी हत्या कर दी थी। सारंगदेव मारे गए, पृथ्वीराज मारे गए, जयमल मारे गए, और एक जो उत्तराधिकारी थे सूरजमल, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, सूरजमल को भी ये लगा कि राज्य उनको नहीं मिलेगा, तो एक नए राज्य की तलाश में वो कांठल प्रदेश में चले गए। वहाँ उन्होंने अपने राज्य की स्थापना करने का प्रयास किया। तो जो सांगा के विरोधी थे वो धीरे धीरे स्वतः ही उनके रास्ते से हटते चले गए, और अब रायमल को सांगा को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि सांगा ही एकमात्र जिंदा पुत्र थे। ऐसी स्थिति में करमचंद पवार ने रायमल को सांगा के बारे में सूचित किया था कि आपका जो तीसरे नंबर का पुत्र है वो अब जिंदा है और उनके पास है। ऐसी स्थिति में राजा जयमल थे, रायमल थे, उन्होंने सांगा को मेवाड़ बुलाया था और महाराज कुमार का उनको पद दिया था। यानी कि रायमल की जिंदा रहते ही सांगा का एक तरह का उत्तराधिकार तय हो चुका था, उनको महाराज कुमार का पद दिया गया था। और जब रायमल मृत्युशैया पे थे तब वो अजमेर से वापस मेवाड़ आए थे, चित्तौड़ आए थे, और रायमल की मृत्यु के बाद महाराज संग्राम सिंह के नाम पर मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे। सांगा के राज्याभिषेक के बारे में जो तिथियां आती हैं, 2 तिथियां हमको मिलती हैं। एक तो 24 मई 1509 है और एक 5 मई 1509 है। ये डॉक्टर ओझा ये मानते हैं कि 24 मई 1509 को सांगा का राज्याभिषेक हुआ था, परंतु कुछ विद्वान उनके राज्याभिषेक की तिथि 5 मई 1509 बताते हैं। परंतु तिथि चाहे जो भी हो, परंतु हमें इतना मानना पड़ेगा कि अब मेवाड़ को एक ऐसा शासक मिलने वाला था जो इससे पहले न मिला था, न आगे जाके मिलने वाला था। एक ऐसा शासक जो कि वक्त का मारा हुआ था, जिसने वक्त के थपेड़े झेले थे, परंतु योग्यता और साहस में उस शासक की कोई कमी नहीं थी। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत शक्तिशाली शासक के रूप में ये हमारे सामने आते हैं। इनके आगे के इतिहास में मैं आपको आगे आने वाली वीडियो के बारे में